हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव। हर शाम को 4 से 5 आपके साथ लाइव ये कॉन्वर्सेशन का सेशन लेकर आती हूं, जिसमें हम आपके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को डिस्कस करते हैं, आपको बताते हैं कि आपको अपना निवेश कैसे करना चाहिए, आपको अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से किस तरह से म्यूचुअल फंड्स चुनने चाहिए। अब जब बात म्यूचुअल फंड की होती है तो आपके सामने बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। इक्विटी होता है, डेट होता है, और अब तो आप कमोडिटीज़ में भी म्यूचुअल फंड के ज़रिए निवेश कर सकते हैं। और उसके बाद बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, लगभग 2000 के आसपास स्कीम्स हैं जिसमें से आपको चुनना होता है। और इसमें एक कन्फ्यूजन जो मचा रहता है वो ये कि किस तरह से आप स्कीम को चुनें, क्योंकि इन स्कीम्स में भी फिर बहुत सारे आपको वैरायटी मिल जाती है। लार्ज कैप स्कीम्स हैं, मिड कैप स्कीम है, स्मॉल कैप स्कीम है, तीनों का मिक्स करके जो स्कीम है वो है। तो आप कहाँ निवेश करें, कैसे निवेश करें, और इनसे बचाने के लिए एक म्यूचुअल फंड की स्कीम है जो कोशिश करती है कि आपको अलग अलग कैपिटलाइजेशन की कंपनियों में एक साथ निवेश करने का विकल्प दे, जिसे हम कहते हैं मल्टी कैप स्कीम्स, यानी मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स। हालांकि फ्लेक्सी कैप में भी यही होता है कि आपको अलग अलग कैप के जो कंपनियों हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है, लेकिन मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में कुछ अंतर भी होते हैं। इन स्कीम्स में होता यह है कि आपको खुद कंपनियों के साइज को चुनना नहीं होता है, बल्कि जो स्कीम चलाने वाले फंड मैनेजर हैं वही एक फंड में सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी कैपिटलाइजेशन की कंपनी वो रखना चाहते हैं, लार्ज रखना चाहते हैं, मिड रखना चाहते हैं, स्मॉल रखना चाहते हैं, कितना रखना चाहते हैं, इनका अमाउंट कितना होना चाहिए। तो आपकी इस टेंशन को ये दोनों फंड्स कम करते हैं, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप। लेकिन आज मैं स्पेसिफिकली पहले मल्टी कैप डिस्कस करूंगी और फिर समझूंगी कि फ्लेक्सी कैप क्या होते हैं, ये कितने इससे अलग हैं और ये आपके पोर्टफोलियो में कहाँ क्या फिट बैठता है। तो आज आपसे बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं तनवीर आलम जी, फाउंडर और सीईओ हैं फिनकार्ट के। और थैंक यू सो मच तनवीर सर, आपने बहुत दिनों के बाद मनी 9 के लिए वक्त निकाला। सो आई एम सो हैप्पी। हमारा ये शो नया है और आप इसी हफ्ते आए हैं जब हमने इस शो को लॉन्च किया है, तो शुक्रिया आपका बहुत। और मैं चाहूँगी कि तनवीर सर से बात करने का यही मौका है। जो लोग हमारे शो को देखते हैं प्लीज़ अपने लाइव क्वेश्चंस भेजिए, हमें आपके पोर्टफोलियोज़ का इंतज़ार है। तो आप हमें कैसे अपने सवाल भेज सकते हैं? आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9311211874 पर। आप जैसे सवाल भेजेंगे मैं उस सवाल को आपके लिए रखूंगी तनवीर सर के सामने, और तनवीर सर आपको बताएंगे कि आपको अपने पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। money9query@tv9.com ये है हमारा ईमेल आईडी। और अगर आप YouTube पर लाइव जुड़े हुए हैं तो जो आपको दिखेगा राइट हैंड पर एक कमेंट बॉक्स आपको नजर आएगा, और यहाँ पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं, टॉप चैट जो लिखा हुआ है। सो लेट्स वेलकम तनवीर सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। आज मैं मल्टी कैप पर बात करना चाह रही थी, क्योंकि मल्टी कैप एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें आपको कैपिटलाइजेशन को लेकर के आपकी कोई सिरदर्दी नहीं होती है। आप जिस स्कीम को चुनते हैं उसका फंड मैनेजर आपके लिए ये काम करता है। और मल्टी कैप में तो ये और भी ऑर्गेनाइज तरीके से होता है, क्योंकि इसमें कैपिटलाइजेशन का हिस्सा जो पहले से ही फिक्स्ड रहता है। तो आप थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करके समझाइए कि मल्टी कैप किस फोकस के साथ बनाए जाते हैं। थैंक यू प्रियंका। एक्चुअली किसी भी आप इक्विटी फंड में निवेश करते हैं तो आप जो इंडेक्स है उसके लार्ज कैप इंडेक्स, मिड कैप या स्मॉल कैप इंडेक्स में निवेश करते हैं। तो मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करूंगा। लार्ज कैप वो कंपनी है जो अपनी मार्केट वैल्यू या मार्केट कैपिटलाइजेशन की टॉप 100 कंपनी को सेबी ने अनाउंस किया है कि ये लार्ज कैप कंपनी कहलाएगी। उसके बाद 101 से लेके 250 जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन का अर्थ होता है कि जितनी नंबर ऑफ शेयर उस कंपनी की हैं और उसकी कंपनी के प्राइस से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन निकलता है। और अगर साधारण लैंग्वेज में कहना चाहेंगे कि ये कंपनी की नेटवर्थ या कंपनी की वैल्यू है, इस वैल्यू की कंपनी है। तो पहले 100 कंपनी जो है वो लार्ज कैप कहलाती है वैल्यू में। उसके बाद 101 से लेके जो 250 की कंपनी होती है वो मिड कैप कहलाती है, और उसके बाद सारे स्मॉल कैप कंपनी कहलाते हैं। टिपिकली टॉप 250 वहाँ पर है। सो अब मल्टी कैप कंपनी में, अगर मल्टी कैप फंड में आप अगर निवेश करते हैं तो सेबी ने एक गाइडलाइंस तय किया है कि 50% तक वो लार्ज कैप में कम से कम इन्वेस्ट करेंगे,
मिड कैप और स्मॉल कैप में 25% तक रहेगा। अब मिड कैप का एलोकेशन जो ये और स्मॉल कैप का ये सभी ने कैप किया हुआ है कि भाई इसमें आप उससे ज्यादा, इससे मिनिमम ये कैप आपको रखना पड़ेगा। ओके। क्यों किया है? क्योंकि ये फ्लेक्सी कैप फंड भी एक कैटेगरी है जो सिमिलर गाइडलाइंस पे इन्वेस्ट करती है, लेकिन फ्लेक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर को वो फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि वो लार्ज कैप को बढ़ा के 70-80% भी कर सकता है, मिड कैप के रेशियो जो है फिर कम हो जाएंगे मिड एंड स्मॉल कैप के। लेकिन मल्टी कैप जैसे एक ऐसा फंड है जहां पर स्मॉल कैप और मिड कैप में 25-25% एलोकेशन रखना ही पड़ेगा किसी भी फंड मैनेजर को। तो इसी वजह से मल्टी कैप फंड आपके तीनों डिफरेंट सेगमेंट जो मार्केट कैप के है, लार्ज बड़ी कंपनी, मध्यम दर्जे की कंपनी और छोटी कंपनी में निवेश करता है। तो आपको किसी स्टॉक या बड़े स्टॉक को चूज करना नहीं है, कौन सा मिड कैप फंड चूज करना नहीं है। आप इस फंड में निवेश करेंगे तो आप तीनों सेगमेंट के मार्केट में निवेश कर सकते हैं। ओके। सो कैपिटलाइजेशन को आपने बहुत अच्छे से समझाया। बेसिकली कंपनी की जो वैल्यू है वो होती है उसकी कैपिटलाइजेशन, और उस आधार पर फिर इक्विटी शेयर्स को चुन करके फंड मैनेजर्स आपके स्कीम में डालते हैं। अब मल्टी कैप का जो फ़ायदा बताया सर ने कि भाई उसमें 50% जो है वो लार्ज कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियों के नाम रहेगा और 25 और 25 जो है मिड और स्मॉल में रहेगा, इसलिए मल्टी कैप, क्योंकि आपको मल्टीपल कैपिटलाइजेशन का फ़ायदा एक मल्टी कैप देता है। क्या आपको लगता है तनवीर सर कि इसमें मल्टी कैप फंड्स में रिस्क कम होता है क्या, क्योंकि डिवीजन रहता है अक्रॉस द कैपिटलाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन ये देता है। आपको लगता है ये रिस्क कम कर सकता है निवेशकों के लिए? डाउनसाइड रिस्क क्या कम होता है, या फिर ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई रिस्क कम होगा? जैसे कोई रेगुलर स्कीम होती है वैसे ही जुड़े रिस्क इसमें भी होंगे? देखिए, ये एक रिलेटिव कंपैरिजन है। मैं रिलेटिव कंपैरिजन से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर मल्टी कैप को किसी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से कंपेयर करेंगे तो लार्ज कैप कम रिस्की होगा मल्टी कैप के मुकाबले। अब अगर आप किसी मीडियम मिड कैप का फंड को या स्मॉल कैप फंड को कंपेयर करेंगे मल्टी कैप से, तो ये मल्टी कैप कम रिस्की होगा। तो ये एक्चुअली रिलेटिव है। नाउ ये रिस्क इसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं? देखिए, लार्ज कैप कंपनी जो होती है, जो टॉप 100 कंपनी है इंडिया की, उसमें रिस्क कम होता है क्योंकि वो इस्टेब्लिश बिजनेस होती हैं और उस पे क्षम उस कंपनी में अपने एक कैपेबिलिटी या क्षमता होती है कि मार्केट के उतार चढ़ाव को, या अगर इकोनॉमी खराब दौर से गुजर रही है, वो आराम से उस सिचुएशन को क्रॉस कर पाएंगे या उस सिचुएशन को वो झेल पाए। उसी मुकाबले मीडियम कंपनी जो होती है, उसको उसके लिए वो हर्डल थोड़ा बढ़ जाता है। आप मान लीजिए एक आप शिप ले जा रही हैं अपने ओशन में, समुंदर में। तो एक जो लार्ज बहुत बड़ी शिप है तो आराम से उस समुंदर के वोलेटिलिटी को संभाल पाएगी। एक मीडियम जो कम शिप है वो थोड़ी कम सह पाएगा, और छोटा बोट जो है वो बहुत ही वॉलेटाइल हो जाएगा उस सिचुएशन में। तो इसी नज़रिए से जो मिड स्मॉल एंड और जो कंपनी है, ये लार्ज कैप के मुकाबले ज़्यादा रिस्की होता है। तो आप ये सोचिए कि ये अगर आप सिंपली स्मॉल कैप ले रहे हैं उससे तो ये कम रिस्की होगा, लेकिन अगर इसे मल्टी कैप को लार्ज कैप के मुकाबले कंपेयर करेंगे तो मल्टी कैप ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। ओके। अब आपने कहा कि मल्टी एसेट फंड्स के जो रिस्क आपने बहुत अच्छे से समझाए, मुझे ये समझाइए कि फिर आप किस तरह के इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को इसे एक सही चॉइस मानते हैं? आप किन्हें सजेस्ट करते हैं कि आपको एक मल्टी कैप में निवेश करना चाहिए? देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी के दौरान में स्मॉल कैप का वैल्यूएशन बहुत तेजी से ऊपर बढ़ा हुआ है। मीडियम मिड कैप की भी वैल्यूएशन थोड़ी ऊपर बढ़ी हुई है। लार्ज कैप जो है थोड़ा फेयरली वैल्यूड है मार्केट के इस दौरान में। सो अभी के सिचुएशन को अगर देखा जाए तो मल्टी कैप फंड एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर को लेना चाहिए, और उनको लेना चाहिए जो लंबी समय के लिए निवेश करना चाहते हैं।
देखिए, हर एक मार्केट सेगमेंट कभी ना कभी वो तेजी से भागता है, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो। तो आप, और हर एक साइकिल रहता है, कभी मिड कैप चलेगा, कभी स्मॉल कैप चलेगा, कभी लार्ज कैप चलेगा। तो एडवांटेज मल्टी कैप का ये है कि आपका तीनों सेगमेंट है तो वो फंड परफॉर्म करेगा। लेकिन तीनों सेगमेंट की जो वोलेटिलिटी रिस्क है, उतार चढ़ाव का जो रिस्क है, वो भी अलग होता है। स्मॉल कैप का में स्मॉल कैप सेगमेंट में उतार चढ़ाव ज़्यादा एग्रेसिव होता है मिड कैप के मुकाबले, और फिर लार्ज कैप के मुकाबले सबसे कम लार्ज कैप में वोलेटिलिटी देखा जाता है। तो अभी के सिनेरियो से मल्टी कैप उनको निवेश करना चाहिए जिनकी टाइम होराइजन लंबी है और ये वोलेटिलिटी से उतना नहीं घबराते। उन लोगों को इस मल्टी कैप फंड में निवेश करना चाहिए। ओके, सो मल्टी कैप वर्सेस फ्लेक्सी कैप, ये मैं आपसे आगे पूछूंगी, लेकिन उससे पहले मैं कुछ पोर्टफोलियोज को डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे कुछ व्यूअर्स ऑलरेडी आपके लिए लाइव क्वेश्चन भेज रहे हैं, जिसमें मैं श्रीकांत जी का क्वेश्चन सबसे पहले ले रही हूँ, क्योंकि श्रीकांत जी ने हमें ये सवाल हमारे व्हाट्सएप पर भी भेजा था और आज शो में लाइव भी जुड़े हैं। सो वेलकम श्रीकांत जी, थैंक यू कि आप हमारे शो को देखते हैं और लाइव जुड़ के सवाल पूछते हैं। तो श्रीकांत जी का सवाल है कि उनके पास है तनवीर सर पीजीआईएम का मिड कैप फंड, और वो उसकी अंडर परफॉर्मेंस से थोड़ा परेशान है। कह रहे हैं कि मैं इस फंड को स्विच करके एक एक्टिव मिड कैप फंड में जाना चाहता हूँ, या फिर मैं मोतीलाल का मिड कैप 150 इंडेक्स फंड यानी एक पैसिव फंड ले लूँ। पीजीआईएम मिड कैप फंड से निकल करके वो एक एक्टिव मिड कैप फंड में जाएं, या फिर एक इंडेक्स फंड में जाएं, और या फिर वो पीजीआईएम के मिड कैप में ही अभी कंटिन्यू करें। आप क्या सलाह देंगे श्रीकांत जी को? और आई थिंक अंडर परफॉर्मेंस इज समथिंग जिससे इन्वेस्टर्स थोड़ा सा मतलब नाराज हो जाते हैं कि भाई नहीं परफॉर्म कर रहा है, मुझे स्विच कर लेना चाहिए। तो ये जो स्विच करने का सोच रहे हैं, क्या ये सही डिसीजन होगा? देखिए श्रीकांत, फंड परफॉर्मेंस अपने उतार चढ़ाव से गुजरता रहता है, और पीजीआई में अभी काफ़ी चेंजेस हुए हैं। तो अगर आप स्विच करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन मैं मिड कैप इंडेक्स का सलाह नहीं दूंगा यहाँ पर। इसका रीज़न ये है, अगर आप इंडेक्स या पैसिव फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप निफ्टी वाले पैसिव फंड में निवेश करेंगे, वो फिर भी बेटर होगा। लेकिन मुझे लगता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में अभी भी अपॉर्चुनिटी है, जो कि एक फंड मैनेजर अपने फंड इन्वेस्टमेंट की काबिलियत से इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर सकता है। सो मिड एंड स्मॉल सेगमेंट में मैं इंडेक्स के फेवर में उतना नहीं हूँ। अगर आप लार्ज कैप के पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करना चाहते हैं और निफ्टी इंडेक्स या ईटीएफ में निवेश करना चाहते हैं, आप बिल्कुल निवेश कर सकते हैं वहाँ पर। क्योंकि देखा गया है क्योंकि लार्ज कैप की जो लिमिट है 100 कंपनी की, ये बहुत अपने आप में एक लिमिटिंग फैक्टर है किसी फंड मैनेजर के लिए। और उसी में से चुनकर आउट परफॉर्म करना है। और मोस्ट ऑफ द लार्ज कैप की फेयर वैल्यू ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुका होता है। तो किसी भी लार्ज कैप फंड मैनेजर को इंडेक्स आउट परफॉर्म करने के लिए बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है, आप लार्ज कैप वाले इंडेक्स में इन्वेस्ट करिए। नहीं तो आप किसी भी एक मिड कैप जो फंड है, नॉर्मल फंड, उसमें निवेश कर सकते हैं। और आप अपना पोर्टफोलियो उस पर निवेश करके क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज ये मेरी सलाह रहेगी आपको। ओके, सो आप कह रहे हैं कि एक्टिव आपको चुनना चाहिए अगर मिड कैप स्पेस में ही रहना चाहते हैं, और पैसिव मिड कैप चुनिए लार्ज कैप में अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं। लेकिन ये जो पीजीआईएम मिड कैप से इनको जो हताशा हाथ लगी है, आप कहेंगे स्विच कर लें? यस, मैं कहूँगा एक्चुअली पीजीआई में एक और कुछ और मुझे ख्याल से स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से पहले जो फंड मैनेजर वो मूव कर गए, उसके बाद अंडर परफॉर्मेंस आई है। तो ये मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि ये वहाँ प्रोसेस की कमी है, क्योंकि फंड मैनेजर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट लोग भी बहुत एफर्ट उसी में लगाते हैं, फंड सिलेक्शन सिर्फ फंड परफॉर्मेंस ही नहीं, बल्कि जिस फंड में एक प्रोसेस है, प्रोसेस ड्रिवन फंड हाउस को अगर चुनते हैं तो फंड मैनेजर अगर कोई आता है नहीं आता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रहती है। सो आई थिंक उस नज़रिए से आप उस पर अगर एग्जिट करना चाहें कर सकते हैं।
ओके फाइन। और क्या करना चाहिए श्रीकांत जी, आपको बता दिया तनवीर सर सिंह कि आप एक्टिव मिड कैप स्पेस में अगर आप रहना चाहते हैं तो एक्टिव ही चुनिएगा, और पैसिव में जाना है तो फिर भाई आप लार्ज कैप जैसे फंड या इंडेक्स फंड को आप चुन सकते हैं, पर मिड कैप स्पेसिफिक पैसिव इन्वेस्टमेंट इज समथिंग तनवीर सर कह रहे हैं, ये आप वे कर लीजिए, आपकी सिचुएशन क्या है। अब मैं लूँगी विजेंद्र चौधरी जी का सवाल। और तनवीर सर हम लोग मल्टी कैप पे बात कर रहे थे, अब विजेंद्र जी का पोर्टफोलियो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इन्होंने जो है वो 3 मल्टी कैप फंड्स में ही निवेश किया है, इनके पोर्टफोलियो में 3 मल्टी कैप फंड्स हैं। ही हैज़ HDFC मल्टी कैप फंड, DSP का मल्टी कैप फंड है, और फिर ईडलवाइज का भी मल्टी कैप फंड है। क्या इतना ओवरलैपिंग हो सकता है एक पोर्टफोलियो में? विजेंद्र जी खुद ही पूछ रहे हैं। सो विजेंद्र जी ये तो समझ में आ गया कि आप समझ रहे हैं कि ओवरलैप हो रहा है, आपकी स्कीम्स में एक ओवरलैपिंग है, पर तनवीर सर दैट्स गुड कि इनको समझ तो है कि ओवरलैप हो रहा है। और आप क्या कहेंगे, 3 मल्टी कैप फंड लेकर बैठे हुए हैं सर, HDFC मल्टी कैप, DSP मल्टी कैप और ईडलवाइज का मल्टी कैप। देखिए एक्चुअली प्रॉब्लम यही है, अगर आप 3 फंड ले लेते हैं और 3 फंड में मेजॉरिटी स्टॉक्स जो अंडरलाइन, क्योंकि ये फंड शेयर्स में निवेश करते हैं, अगर उस शेयर्स में जिसमें निवेश कर रहे हैं मेजॉरिटी में वो ओवरलैप होगा, तो आप कहने के लिए अपने लिए डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, लेकिन वो डाइवर्सिफिकेशन सही मायने में नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप तीनों मल्टी कैप ना लेकर आप एक फ्लेक्सी ले लीजिए, या एक, अगर आप मल्टी फ्लेक्सी के बीच में चुन सकते हैं, एक मिड कैप ले सकते हैं, एक स्मॉल कैप ले सकते हैं। लेकिन प्लीज ये ध्यान रखें कि मिड एंड स्मॉल कैप थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, उसमें SIP के जरिए निवेश करें और लंबे अवधि के लिए निवेश करें, तब आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। चौथी बात यह है कि भाई अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में बैलेंस नहीं क्रिएट किया है डेट फंड के, तो मैं ये सलाह दूंगा कि आप एक बैलेंस एडवांटेज फंड जैसा एक फंड भी ऐड करें, क्योंकि ये देखिए हम कितने भी कोशिश कर ले, मार्केट वोलेटिल रहेगा और किसी के कंट्रोल पे नहीं है। आप मार्केट को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने पोर्टफोलियो को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बैलेंस एडवांटेज फंड उस पोर्टफोलियो, आपके पोर्टफोलियो को वोलेटिलिटी से कुशन देगा आपको। और ये आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करेगा। अगर आप बहुत ही अग्रेसिव हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, तो आप बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन आपको ये बिल्कुल तय रखना पड़ेगा कि मार्केट में कितनी भी वॉलेटिलिटी आए, आप उसमें से एग्जिट नहीं करेंगे, और ये लंबे टाइम के लिए करेंगे। इक्विटी में निवेश अगर आप 7, 8, 9, 10 साल के लिए करते हैं, तो आप किसी भी टाइम पीरियड की हिस्ट्री को लेकर उठा के देख लीजिए, आपने सिग्निफिकेंट वेल्थ क्रिएट किया होगा। सो इन्वेस्टिंग के लिए अगर मुझे कोई कंपैरिजन करना पड़े, तो मैं एक अच्छा सा एनेक्डोट या कंपैरिजन दूंगा आपको। देखिए जब बैम्बू ट्री होता है ना, बैम्बू ट्री की जब वो लोग उसको उसको ग्रो करने के लिए सोचते हैं, तो बैम्बू ट्री की जब वो बीज बोते हैं जमीन पे, तो वो बीज उस जमीन पे 3-4 साल तक रहता है, उसकी एक छोटी सी टहनी भी नहीं निकलती। ठीक है, और वो क्या होता है जब 4.5-5 साल होता है, जब जैसे ही उसकी टहनी निकलती है, शूट निकलना स्टार्ट होता है, इन नो टाइम ये बैम्बू ट्री 8 फीट का हाइट गेन कर लेता है, मतलब शूट कर जाता है, एकदम शूट कर जाता है। तो इक्विटी इन्वेस्टिंग इज लाइक प्लांटिंग अ बैम्बू ट्री। आपको पेशेंस रखना है और आपको कंसिस्टेंटली निवेश करते रहना है। मोस्ट ऑफन लोग ये कंसिस्टेंसी की पावर को बहुत अंडररेट करते हैं। मैक्सिमम वेल्थ क्रिएट होता है इस कंसिस्टेंसी से। राइट। और ये कंसिस्टेंसी जो है आपके लिए जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसे कहते हैं सीक्रेट ऑफ वेल्थ क्रिएशन, इसको लेके आता है आपको। और वेल्थ क्रिएशन का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का अगर फॉर्मूला देखेंगे ना, बहुत सरल है ये, जो उन्होंने स्कूल में सीखा है। अमाउंट इक्वल्स टू P प्रिंसिपल 1 + R रेज टू द पावर n। आप नोटिस करेंगे मैक्सिमम जो वेल्थ क्रिएशन होता है n के लिए, आप कितने समय मार्केट में बने रहते हैं। कंसिस्टेंसी इज द की। Consistency in time period is the key. If you do that,
then R becomes irrelevant.